बच्चों, तो आज देखिए हम फिजिक्स क्लास 12th में स्थिर विद्युत के अंतर्गत विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। ओके, चलिए। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बनाएंगे। मान लीजिएगा कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2 है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को नाम दे रहा हूं मैं AB। देखिए पिछले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो अक्षीय स्थिति का मतलब है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होना चाहिए। आज हमारा प्रश्न है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो इसकी अक्ष के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी अक्ष के लंबवत यानी या तो वो इधर होगा या नीचे होगा। मैं उस बिंदु को इसके यहाँ पर मान ले रहा हूँ। ठीक, तो सपोज कीजिएगा कि वो बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो यहाँ पर है और हमने कल्पना की कि यहाँ पर एकांक धनावेश रखा हुआ है। ठीक है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर हमने एकांक धनावेश की कल्पना की है। इस बिंदु की विद्युत द्विध्रुव से जो दूरी है उस दूरी को मान रहा हूं मैं r। जे विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी a हो जाएगी और जे भी a हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए इस बिंदु पर जो धन आवेश रखा है, इस धन आवेश पर यह धन आवेश एक बल आरोपित करेगा और वो बल होगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि जे भी धन आवेश है और जे भी धन आवेश, अर्थात यह आवेश इस आवेश को क्या करेगा, दूर हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर। तो ये इस डायरेक्शन में इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस डायरेक्शन में इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। क्लियर। तो यह आवेश इस आवेश पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा, लेकिन जितना बल लगाएगा वह बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना बल आरोपित होता है उस बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित करती है। तो जो बल लगेगा उसको मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के बराबर मान। ठीक है, इसी प्रकार इस आवेश पर ये -Q आवेश भी बल लगाएगा और यह आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि जे आवेश जो है वो इस पर कैसा बल लगाएगा, आकर्षण बल, क्योंकि जे ऋण है और जे धन। तो असमान आवेशों में कैसा बल लगता है, आकर्षण, अर्थात -Q आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये सीधी लाइन बनाना। क्लियर। तो इस पर लगने वाला बल की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक। अब देखिए जिस -Q आवेश के कारण इस पर जितना बल लगेगा, एकांक आवेश है जी, वह बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। तो इसको मैं क्या मानूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। क्लियर। अब देखिए ये जो बिंदु हमने लिया है, यहाँ पर जो बिंदु है वो P बिंदु है और P बिंदु पर ये एकांक धनावेश रखा है। ये जो P बिंदु है वो इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर लिया गया है, लंबवर्धक पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेखा है जितना कोण यहाँ पर बना रही होगी, जे वाली रेखा भी उतने ही कोण पर झुकी होगी, अर्थात दोनों रेखाएं समान कोण पर झुकी होंगी, क्योंकि बिंदु P क्या है, विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर लिया गया है। क्लियर। तो यदि जे कोण हमारा थीटा है तो जे कोण भी थीटा होगा। ठीक, ऐसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था।
अब देखिए जब जे कोण थीटा है तो समझिए इसको थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, जे ना तो क्षैतिज दिशा में कार्य कर रही और ना ही ऊर्ध्वाधर में। तो जब कोई भी सदिश भौतिक राशि ना तो क्षैतिज में होती और ना ही ऊर्ध्वाधर में, तो उसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर देती हैं। तो इस E1 को क्या करेंगे, हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। तो इसका एक घटक हो जाएगा जे और दूसरा घटक, दो समकोणिक घटकों में मैंने इसको वियोजित कर दिया। देखिए जब जे कोण थीटा है तो जे कोण भी थीटा होगा क्योंकि संगत कोण है। जब जे कोण थीटा है तो जे भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो E1 है इसको दो घटकों में वियोजित किया है तो इसके दो घटक क्या हो जाएंगे, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। जिस भुजा से कोण बनाते हैं उसको कॉस में लेते हैं। तो देखिए जी इस भुजा से कोण बना रही है तो जी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। तो जी हो जाएगा E1 cos थीटा और जे वाली भुजा हो जाएगी, मतलब इधर हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक है। इसी प्रकार देखिए यदि जे कोण थीटा है तो जे भी थीटा हो जाएगा क्योंकि जे एकांतर कोण है, जेड आकृति में बन रहे हैं तो कैसे कोण है, एकांतर कोण। क्लियर। अब देखिए जो E2 भुजा है जे भी इससे कोण बना रही है थीटा, और E2 जो है, जो E2 तीव्रता है जे भी ना तो क्षैतिज में है और ना ही ऊर्ध्वाधर में, तो इसको भी दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर देंगे। तो E2 के भी दो समकोणिक घटक हो जाएंगे, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। जिससे कोण बनाते हैं उसको कॉस में लेते हैं तो जे भुजा हमारी क्या हो जाएगी, E2 cos थीटा और जे वाली भुजा हो जाएगी नीचे वाली, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेना, E2 sin थीटा। समझ गए ना। तो इस तरह हम ये चित्र तैयार कर ले। ये जो हमारा पॉइंट है इसको P नाम दे रहे हैं और इसी बिंदु पर ये एकांक धनावेश लिया गया है। तो इस तरह हम ये चित्र बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्लियर। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जी आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब इस चित्र के बारे में हम लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एकांक धनावेश लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, हम चित्र को देख देख के लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एकांक धनावेश मतलब परीक्षण आवेश धनावेश लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इसको आप लिख सकते हैं। क्लियर।
अब देखिए क्या करेंगे, हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे E1, ठीक। फिर इसी बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ज्ञात करेंगे। तो पहले तो इन दोनों तीव्रताओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है तीव्रता का, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप यहां साइड में लिख लेना। ये फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q/r²। इसका मतलब होता है कि Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये पूरा नियतांक है, और K का मतलब है माध्यम का परावैद्युता। तो इस फॉर्मूले को हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए E की जगह तो हो जाएगा E1, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K भी जैसे का जैसा। अब देखिए इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इस आवेश का परिमाण लेना है सिर्फ, आवेश धन है ऋण है इससे कोई मतलब नहीं है, आवेश का परिमाण लेना है, आवेश का मान लेना है। तो आवेश का मान कितना है, Q। तो Q बटे कौन से बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं हम, बिंदु P पर। तो बिंदु P तक की दूरी कितनी है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, ये BP हो जाएगी। तो दूरी का स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर, समझ गए ना, ठीक है। यहाँ r² क्या होती थी दूरी, यहाँ पर ये दूरी कितनी है BP, तो BP का स्क्वायर। अब देखिए ये जो तीव्रता है वो कौन सी डायरेक्शन में कार्य कर रही है, ये तो इसका परिमाण हो गया, दिशा भी बतानी है। तो यह आवेश प्लस Q आवेश है जो प्लस 1 आवेश को इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, B से P की तरफ, क्लियर। तो यहाँ पर मैं इसकी दिशा लिख दे रहा हूँ BP दिशा में, ओके। इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा E1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/BP का हमें मान ज्ञात करना। देखिए BP समझना थोड़ा सा, BP का मान ज्ञात करना है, तो BP का मान कैसे निकालें। ये देखिए अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, तो मैं यहीं पर इसमें साइड से कर दे रहा हूं शॉर्ट में, चूंकि त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना है इसमें, PB, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो ये लंब हो जाएगा, तो PO का वर्ग, आधार का वर्ग OB का वर्ग। इनके मान रख दें, PB का मान तो है नहीं हमारे पास, तो PB² बना, PO का मान दिया हमें कितना, स्मॉल r, तो r का वर्ग, OB मतलब यहाँ से यहाँ तक, देखिए जो टोटल 2a, तो यहाँ से यहाँ तक a और जे भी a, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल a, तो OB मतलब स्मॉल a, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। तो PB² की वैल्यू कितनी आ गई, r² प्लस a², तो यहाँ लिख दें r² प्लस के a², इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। इसको हमें साइड में करना है यहीं पर, क्लियर। तो ये तो हमने क्या E1 तीव्रता ज्ञात कर ली प्लस Q आवेश के कारण। अब हम क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्लियर। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो अब ये आ जाएगा E2 बराबर, ये तो नियतांक जैसे का जैसा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब देखिए इसका परिमाण लेना, ठीक है। इसका परिमाण कितना आएगा, Q,
प्रकृति नहीं लेनी है कि वो धन आवेश है या ऋण आवेश है, हमें सिर्फ उसका परिमाण लेना है कि आवेश का मान कितना है। क्लियर। और बटे दूरी का स्क्वायर। तो देखिए इस आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AP या PA। ठीक है, दूरी का स्क्वायर यानी कि मैं AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर लिखते रहा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है, ये तो इसका हो गया तीव्रता का परिमाण। अब इसकी दिशा भी बतानी है। तो यह आवेश क्या कर रहा है, इस आवेश को अपनी ओर खींच रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी, P से A की तरफ। यहाँ लिख देना PA दिशा में। ये दिशा सिर्फ एक ही बार बतानी है आपको। क्लियर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए E2 बराबर ये जैसे का जैसा Q बटे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें PA की या AP की। तो देखिए जे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है POA में, लिख दें हम फिर से वैसे ही त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो वही लिख दें AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पर मैंने यहाँ PA लिया है तो इसलिए PA लिख रहा हूँ, AP लिखता तो यहाँ पर AP ले लेता। तो PA स्क्वायर बराबर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, सीधा लिख दो। आधार का स्क्वायर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल a, तो स्मॉल a का स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा सीधा PA स्क्वायर का मान निकल के आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यही मान पहले भी निकल के आया था, R स्क्वायर प्लस के, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए इस बिंदु P पर दो तीव्रताएं आ गई, एक तो E1 और एक E2। और देखने पर समीकरण 1 और 2 से देखने पर हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 और 2 की यदि हम तुलना करें, क्योंकि दोनों का राइट साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, यानी E1 बराबर E2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की यदि हम तुलना करें तो राइट साइड बराबर है, लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, अर्थात E1 बराबर E2 हो जाएगा। इसका मतलब बिंदु P पर जो तीव्रता का मान है, परिमाण है, वो बराबर है। ठीक है, यानी कि इस एकांक धनावेश पर जितना बल J प्लस Q आवेश लगा रहा है, इस धनावेश पर उतना ही बल माइनस Q आवेश भी लगा रहा है, यानी कि बल तो दोनों बराबर लगा रहे हैं। ठीक है, तो परिमाण में तो यहाँ पर इस बिंदु पर बराबर बल लग रहा है, लेकिन दिशाएं अलग अलग है। यह इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है और यह आवेश इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बिंदु P पर जो बल का मान है अर्थात तीव्रता जो है वो बराबर है। क्लियर, मतलब E1 E2 के बराबर है। कोई दिक्कत? यदि E1 E2 के बराबर है तो हमें यहाँ से थोड़ा समझना है। यदि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ E2 की जगह E1 लिख दूँ, मान लीजिए जे E2 की जगह, आपको अपने चित्र में नहीं सुधारना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि मैं E2 की जगह यहाँ पर E1 लिख दूँ, या इधर भी कर सकते थे, E1 की जगह E2 लिख देता, तो देखिए अब ये दोनों मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। जे भी E1 साइन थीटा और जे भी E1 साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन नीचे के लिए, इसकी डायरेक्शन ऊपर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में तो बराबर हो गई, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, और दिशाएं दोनों की कैसी हैं, विपरीत। एक ऊपर के लिए कार्य कर रही है, दूसरी नीचे के लिए। इसलिए इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि जब दो तीव्रताएं बराबर और विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं तो उनका परिणामी 0 होता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो ये दोनों तीव्रताएं तो कैसी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब देखिए ये दोनों तीव्रताएं जो हैं ये एक ही डायरेक्शन में कार्य कर रही हैं। तो जब दो तीव्रता एक ही डायरेक्शन में कार्य करती हैं तो इनका परिणामी इनके योग के बराबर होता है। इनको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में कार्य करती हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और विपरीत डायरेक्शन में कार्य करती हैं तो घटाते हैं। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। क्लियर? तो ये दोनों तीव्रताएं तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, अर्थात इन दोनों का परिणामी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये दोनों तीव्रता एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं, इसलिए इनका परिणामी इनके योग के बराबर होगा। क्लियर? इस बात को मैं क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ ये दोनों के बारे में। एक्चुअल में यहाँ पर ये E1 E2 की जगह E1 मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, है तो ये E2 है। ठीक, तो देखिए तीव्रता E1 साइन थीटा
तथा E2 साइन थीटा, जे वाली तीव्रता और जे वाली तीव्रता, E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा बराबर तथा विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। इसलिए इनका परिणामी शून्य होगा। ठीक है। तथा अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तथा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्यरत हैं। इसलिए इनका परिणामी इनके योग के बराबर होगा। इनके योग के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए जे तीव्रताएं तो क्या हो गई, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जे तीव्रता E1 और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब इस बिंदु P पर सिर्फ ये दो तीव्रताएं कार्य कर रही हैं और वे दोनों किस डायरेक्शन में कार्य कर रही है, इस डायरेक्शन में। तो इस बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता आएगी वो इनके योग के बराबर ही होगी। तो इनका भी योग ज्ञात कर लें। ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो अब क्या करेंगे, इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें तो आ जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। देखिए चाहो तो यहाँ पर cos थीटा कॉमन आ रहा है तो ये क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर E1 प्लस E2 और cos थीटा मैंने कॉमन निकाल दिया। इनके मान रख दें E1 और E2 के, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर जब इनके मान रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, E बराबर, देखिए वैसे दोनों के मान तो सेम ही हैं, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो मान किसका आ गया, E1 का, और प्लस E2 का रख रहा हूँ, Q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये cos थीटा जैसे का जैसे। ठीक है जी, मैं साफ कर देंगे, क्लियर। अब देखिए ये दोनों सेम है क्योंकि E1 और E2 के मान सेम थे, तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए jx होता तो कितना होता, 2x हो जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू इतना, क्लियर। तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, E बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब 2 को कहीं भी लगा दें, यहाँ लगा दें या इधर लगा दे रहा हूँ मैं, 2Q और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि गुणा में कहीं भी लगा सकते हैं, और ये cos थीटा जैसे का जैसा, क्लियर। अब देखिए हमें cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा इस त्रिभुज में निकाल लें, POB में, या इसमें भी निकाल सकते थे, किसी एक में निकाल सकते हैं। देखिए यहीं पर निकालना है साइड से, चूंकि त्रिभुज, इधर निकाल दे रहा हूँ, चूंकि त्रिभुज POB में, इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, POB में cos थीटा बराबर, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये तो लंब है, ये कोण की इस समकोण त्रिभुज में ये तो कर्ण है, और इस कोण के सामने की भुजा ये लंब है और ये शेष आधार, तो आधार कितना है इसका, जे हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, तो cos थीटा बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए, और बटे इसकी वैल्यू हमने निकाली थी PV स्क्वायर की वैल्यू, PV स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए जे आई थी
पी स्क्वायर बराबर आया था आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। हम पी का मान निकालेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, तो पी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो पी का मान इतना आ जाएगा। जो चाहो तो चित्र में इसको शो कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कर्ण की जगह लिख दिया मैंने आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। जे वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तब क्या हो जाएगा, देखिए ई बराबर जे जैसे का जैसा 2q बटे जे भी जैसे का जैसा, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी मैंने ए बटे आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, ई बराबर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसको ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2aq बटे नीचे देखिए इसकी पावर कितनी है 1, और अंडर रूट की पावर का मतलब होता है 1/2। आधार दोनों का सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 1 घात और इसकी घात कितनी, आधी घात, तो 1.5 घात यानी 3/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर। देखिए चूंकि p बराबर होता है 2aq, तो यहाँ पर इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा e बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसकी जगह हो जाएगा p बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना, जो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। फिर से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि यदि ए का मान बहुत छोटा है स्मॉल आर से, तो हम लिख देंगे यदि ए का मान बहुत छोटा है आर से, तो ए की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर ए की जो 1 से बड़ी घात है उनको छोड़ देंगे, तब क्या बचेगा हमारे पास, तब आ जाएगा ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जो हो जाएगा p बटे कितना बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लगभग 0, ठीक है। अब देखिए 2 घात से 2 घात कैंसिल हो जाएगी, तो e बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p बटे आर क्यू, मात्रक क्या हो जाएगा वही न्यूटन प्रति कूलम, समीकरण नंबर 4। तो ये तो क्या आ गया, इसका परिमाण आ गया। अब इसकी दिशा और बतानी है, तो इसकी दिशा क्या होगी। अब देखिए ये दोनों तीव्रता इस डायरेक्शन में कार्य कर रही थी, तो इसकी दिशा भी इधर ही आएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरह। तो इसकी दिशा लिख देना, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होगी, ठीक है। इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होगी, ठीक। अब इसके आधार पर एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में दूरी से किस प्रकार से रिलेटेड होती है, किस प्रकार से संबंधित होती है। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, यदि इसको हम पूरे को नियतांक मान लें, तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r³ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है निरक्षीय स्थिति में दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्षीय स्थिति में भी इसकी पोजीशन यही प्राप्त होती है। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, ठीक है, किस प्रकार से संबंधित होती हैं। तो देखिए जो हमारा प्रश्न है, अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा प्रश्न है, अब देखिए
हम जानते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये फॉर्मूला निकल के आया था कल, 1/4πε0 के 2p/r³। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूं और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं यहां पर E1 नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी निकल के आई है, क्या आई थी? E बराबर 1/4πε0 के p/r³। इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता आई है उसको मैं E2 नाम दे दूँ। ठीक है, तो ये दोनों तीव्रताएं हम जानते हैं, हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से क्या करें, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें या 2 में 1 से भाग दे सकते हैं। तो मैं समीकरण 1 में 2 से भाग दे रहा हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो लेफ्ट में लेफ्ट का दे दूँ और राइट में तो E1/E2 बराबर, देखिए राइट साइड में जब भाग देंगे तो जो पूरा नियतांक तो कैंसिल हो जाएगा। जी यहाँ पर 2 है, देखिए P से P कट जाएगा और RQ से RQ कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा राइट साइड में, यानी इतना बचेगा। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात 2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 बराबर 2E2। तो इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। ठीक, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ से मैं E2 का मान निकालूं, E2 का मान निकालूंगा तो E1/2। ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो इस तरह किसी भी प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए या परीक्षा में 2 नंबर का 3 नंबर का पूछ लिया जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।